नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। मैं मनोज श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं रणभूमि। किसान आंदोलन जैसे जैसे हिंसक हो रहा है, सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। मसलन, क्या आंदोलन भटक गया? क्या आंदोलन में सियासत की पैठ गहरी होने लगी है? क्या किसानों को अपने मुखिया पर भी यकीन नहीं रहा? क्या सरकार और प्रशासन के संयम की परीक्षा अभी और कठिन होने वाली है? आज रणभूमि में ऐसे तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे कि आंदोलन के नाम पर हिंसा आखिर कब खत्म होगी और मौजूदा परिस्थितियों में गतिरोध खत्म करने के और विकल्प क्या है। ये तस्वीरें बानगी हैं आंदोलन के नाम पर विरोध की। किसानों के आंदोलन से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन ताजा हालात में यह मुद्दा इसलिए ज्यादा संवेदनशील हो गया है क्योंकि खुद किसान नेता अपील कर रहे हैं कि हिंसा ना करें, भड़काऊ भाषण ना दें, फिर भी हिंसा थम नहीं रही है। बीजेपी का बहिष्कार करें और इनका जहां भी आते हैं विरोध करें, लेकिन विरोध शांतिपूर्वक करना है। कहीं मारपीट, कहीं तोड़फोड़, कहीं इस तरह का काम हमने नहीं करना है। आंदोलन हिंसक होने लगे तो सरकार के सामने कानून व्यवस्था को संभालने की जिम्मेदारी होती है। मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर कोई सीमा तोड़ेगा तो सख्ती बरतनी पड़ेगी, जबकि नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि सरकार किसानों से पंजा लड़ा रही है, किसानों को आंख दिखा रही है। लोकतंत्र को भी खतरे में डालने वाली घटनाएं यदि होंगी और इस प्रकार से हमले किए जाएंगे तो ये हमले कम से कम लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए सहन नहीं किए जाएंगे। और जहां इस प्रकार सीमा से कोई बढ़ेगा तो सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। कोई हमारी विफलता नहीं है और कोई हम विपक्ष को उस नाते से कभी छेड़ते नहीं है, लेकिन विपक्ष बैठे बैठे बैकग्राउंड से शरारतें करे तो शरारतें विपक्ष की भी समझ में आती हैं, उनको सहन नहीं किया जाएगा। हमने कहा किसानों से हाथ मिलाओ, ये उनसे पंजा लड़ा रही है, कहीं लाठी चला रही है, कहीं ये पानी के फुहारे चला रही है। अपनी कमजोरी दूसरों पर नहीं थोपनी चाहिए। विफल सरकार है, विफलता जो है विपक्ष पर डालना चाहती है। लोग समझते हैं कौन है विफल। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल जारी है तो किसानों का प्रदर्शन उग्र हो रहा है। हालात को संभालने के लिए पुलिस सख्ती बरत रही है, लेकिन सवाल ये है कि आंदोलन के नाम पर विरोध का ये खेल आखिर कब तक चलेगा? ये गतिरोध कब खत्म होगा? किसान आंदोलन में नफा नुकसान देखने वाले कब बेनकाब होंगे? विनोद लांबा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल किसान आंदोलन में जो हिंसा की स्थिति बन रही है उसको लेकर के है। किसान अगर आंदोलन कर रहे हैं, ये उन्हें हक है, इससे ऐतराज किसी को नहीं है, लेकिन हिंसा जब होगी और हिंसा का दायरा बढ़ता चला जा रहा है तो फिर सरकार और प्रशासन के सामने चुनौती होगी। तो विपक्ष के सामने एक जिम्मेदारी भी बड़ी आ जाती है कि सियासत से अलग हट करके आप हालात को संभालने में भी मदद करें, सरकार की, प्रशासन की और उस वर्ग की भी जो लड़ाई लड़ रहा है। क्या ऐसा हो रहा है? आज इन तमाम मसलों पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। इस डिबेट में आपको बताते चल रहे हैं कि हमारे साथ कौन कौन लोग जुड़ रहे हैं और उनके साथ हम इस चर्चा में आगे बढ़ेंगे कि इस आंदोलन में जो हिंसा की स्थिति बन रही है वो कैसे खत्म की जा सकती है और अगर ये गतिरोध आगे बढ़ता चला गया तो फिर आखिर रास्ता क्या होगा सामने सरकार के और प्रशासन के, ये देखना और तय करना होगा अब, क्योंकि आंदोलन को लेकर के हिंसा की खबरें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। अक्सर इस बात पर चर्चा हो रही है, हर सियासतदान ये बयान दे रहे हैं कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, हिंसा बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए, लेकिन फिर भी ये सिलसिला थम नहीं रहा है। आपको बता चले कि हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आज के इस डिबेट में वीरेंद्र चौहान बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ इस कार्यक्रम में सुरेश रोड साहब जुड़ रहे हैं, कांग्रेस से, बहुत स्वागत है आपका रोड जी। और जोगेंद्र मैयड़, आप हमारे साथ किसान नेता के तौर पर जुड़ रहे हैं इस डिबेट में, बहुत स्वागत है आप सभी का। वीरेंद्र चौहान जी, संयम के साथ सख्ती, क्या लगता है कि यह चुनौती और बढ़ने वाली है आपकी आने वाले समय में मौजूदा परिस्थितियों में? जो प्रजातांत्रिक मूल्य हैं उनके प्रति प्रतिबद्ध है। हम किसी भी सूरत में गैर प्रजातांत्रिक तरीके सरकार के नाते अपनाना नहीं चाहते और
ये भी सुनिश्चित करना चाहते हैं कि कोई आंदोलनकारी या हमारे राजनीतिक विरोधी भी वे गैर प्रजातांत्रिक तरीके जो हैं वो ना अपनाएं, और जैसे आंदोलनकारियों के प्रजातांत्रिक अधिकार हैं ठीक उसी तरह प्रजातांत्रिक अधिकार वे अन्य लोगों के भी हैं जो आंदोलनकारियों से सहमत नहीं। क्या उनके कोई प्रजातांत्रिक अधिकार नहीं है? जो लोग, किसानों का जो तबका आंदोलन कर रहा है उनके अधिकार हैं। मैं भी कह रहा हूं कि उनके अधिकार हैं, संविधान कहता है उनके अधिकार हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उनके अधिकार हैं, परंतु अगर उनका प्रदर्शन करने का संवैधानिक अधिकार है तो उनसे भिन्न राय रखने वाले लोगों के भी कुछ अधिकार हैं जिनका सम्मान आंदोलनकारियों को भी करना पड़ेगा और आंदोलन जीवियों को भी करना पड़ेगा। हम लगातार ये बात विनम्रता के साथ, शालीनता के साथ दोहरा रहे हैं कि आपका विरोध प्रदर्शन करने का, अपनी मांगों के बारे में बात करने का हक था, हक है, हक रहेगा, लेकिन आपको ये हक बिल्कुल भी नहीं है कि आप अन्य लोगों के कार्यक्रमों में दखल करें, हस्तक्षेप करें और उनमें बाधाएं डालें। बाधाएं डालने से भी आगे बढ़ गए लोग। अब ईंट पत्थर फेंकने लगे हैं, डंडे चलाने पर आ गए हैं, गाड़ियां तोड़ने पर आ गए हैं। प्रजातांत्रिक व्यवस्था में इस तरह के बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं है। मेरा सीधा सीधा अपने प्रतिपक्षी मित्रों पर आरोप है जो राजनीतिक दल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लिए या देश भर में नरेंद्र मोदी जी के लिए संकट पैदा करने की मंशा पाल रहे हैं और जो चुनावी तरीके से प्रजातांत्रिक ढंग से अपनी लड़ाई में फेल हो गए, अब वो किसानों को हथियार बनाकर या किसानों के कंधों को आधार बनाकर संकट पैदा करना चाहते हैं, अराजकता पैदा करना चाहते हैं। वीरेंद्र जी, आपके पास आऊं मैं। सुरेश रोड जी कांग्रेस से हमारे साथ, सुरेश रोड जी इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, फोन लाइन पर हैं। हालांकि सुरेश रोड जी, क्या आपको नहीं लगता है कि इस आंदोलन में जो हिंसा हो रही है उसको खत्म करने के लिए आप लोगों को भी आगे आना चाहिए? न कि ऐसे बयान होने चाहिए कि सरकार किसानों के साथ पंजा लड़ा रही है, न कि ऐसे बयान होने चाहिए कि सरकार किसानों के साथ आंख लड़ा रही है। ये बयान क्या शांत करेंगे हिंसा को या आगे भड़काएंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमेशा शांति की, लोकतंत्र की, संविधान की या मानवता की बातें होती रही है। और आपका जो सवाल है मेरे से, वो आपने ये मुझसे ये पूछा है कि कांग्रेस पार्टी सरकार को क्यों आगाह कर रही है कि वो शांतिपूर्ण आंदोलन को चलने दे। इसका मतलब आपके सवाल में ही कहीं ना कहीं जवाब है, क्योंकि आपने ये बोलकर, ये मेरे से सवाल पूछकर ये कहने की एक तरह से कोशिश की है। मैं आपको बधाई देता हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि आपको भी लगा, कहीं मीडिया को भी लगा, पार्टी से विपक्ष से ज्यादा आपकी भी जिम्मेदारी है लोकतंत्र में। क्योंकि चाहे सोनाली फोगाट हो या बीजेपी का प्रवक्ता संजय शर्मा हो, कुरुक्षेत्र में आके जो किसानों को देशद्रोही बोल के गया था, मैंने कुरुक्षेत्र की माननीय एसपी महोदय को उस समय उसकी कंप्लेंट भी दी थी कि इनको किसानों को देशद्रोही कहने पर कार्रवाई कीजिएगा। ये शांतिपूर्ण आंदोलन को उग्र रास्ता की ओर धकेलने की कोशिश कर रही है बीजेपी के लोग, सरकार के लोग। और रही बात कांग्रेस पार्टी तो हमेशा चाहती है मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी हमारे को हमारा होमवर्क दे दें कि आंदोलन शांतिपूर्ण चलेगा, आप इसमें यह कीजिए, हम वही करने को तैयार है। शांति के लिए हमने सब कुछ न्यौछावर किया, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि सोनाली फोगाट और संजय शर्मा और जैसे इनके एमपी और सांसद किसानों को उग्रवादी तक बोलते हैं, नक्सलवादी तक बोलते हैं, क्या इनके बयानों से शांति आ सकती है? क्या आपने खुद कहा, ठीक है आपने बीजेपी के साथी से करना चाहिए कि हरियाणा सरकार, पहली बात तो यह है संविधान की सब को लेकर सत्ता में बैठी है कि वो अमन और चैन कायम रखेंगे, कानून और व्यवस्था कायम रखेंगे। नहीं, ये सफल होते हैं लोकतांत्रिक मूल्यों का। ठीक, अच्छा सुनिए, वीरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, मुझे जोगेंद्र जी के पास जाना है। वीरेंद्र जी, आप अपना जवाब रखिए। देखिए, सुरेश रोड जी जब प्रजातंत्र की बात करते हैं, जब आंदोलन करने के अधिकार की बात करते हैं, तो वो वही करते हैं जो मैं भी कह रहा हूँ। प्रजातंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है, आंदोलन का भी हक है और राजनीतिक दलों को भी है। हम भी राजनीतिक दल हैं, हम भी आंदोलन करते रहे हैं, भविष्य में भी करेंगे आवश्यकता पड़ने पर। परंतु आप व्यवहार देखिए कांग्रेस का,
कांग्रेस की एक नेत्री वीडियो पर लाइव ये कहती हुई देखी और सुनी गई कि हमारा तो राजनीतिक पट्टी में सोलिया था, ना सोलिया था, खत्म हो गए थे 2019 में, ये तो भला हो किसान आंदोलन चाल पड़ा। इस आंदोलन के सहारे हम हरियाणा के गांव-गांव पर कब्जा करेंगे, मैं उनके शब्द बोल रहा हूं। और ये आंदोलन चलना चाहिए, इसको चलाने के लिए चाहे हमें पैसे देने पड़े, चाहे हमें दारू बेचनी पड़े। तो जो राजनीतिक दल दारू बांट करके किसान आंदोलन को जिंदा रखने की बात कर रहे हो, क्या उनको किसी को उपदेश देने का अधिकार है? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने या कुमारी शैलजा ने या सुरेश रोड जी ने उस कांग्रेस नेत्री के खिलाफ कोई कार्रवाई की? ठीक, एक दूसरी पार्टी सर, है, हम लोग लग रहा है कि आपसी व्यक्तिगत बयानबाजी पर ना टिके। मैं आप लोगों के पास फिर लौटता हूं एक लार्जर प्रोस्पेक्ट के साथ। लेकिन एक बार सर, वीरेंद्र जी प्लीज, सुरेश जी एक प्लीज, जोगेंद्र मैयर साहब, आप अपने किसान जो पुरोधा हैं, आपके जो मुखिया हैं, जैसे क्या गुरनाम सिंह चढ़ूनी, क्या उनको भी आप नहीं मानते हैं? वो कह रहे हैं कि आप विरोध कीजिए लेकिन हिंसा मत कीजिए, लेकिन हिंसा फिर भी जारी है। आज भी सिरसा चेयरमैनशिप के चुनाव को लेकर के बात जब हुई, वहां फिर हिंसा हुई है। तो सर क्यों ऐसा हो रहा है? किसकी सुनेंगे आप? मनोज जी, ऐसी कोई बात नहीं है। जो हमारे 40 नेता हैं, उनकी सारे जो नीचे हमारे किसान भाई हैं, सारे बात मानते हैं। और संविधान के अंदर ये अधिकार है कि हम अपने अधिकारों की रक्षा करते हुए हम अपना विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं, और वही विरोध प्रदर्शन हम कर रहे हैं। और सरकार हमारे ऊपर पहले पीपली में लाठीचार्ज करवाया, फिर अब रोहतक में करवा दिया। बताओ, ये कोई तरीका थोड़ा ना है जी। हमारे द्वारा बनाए हुए ये नेता है जी, ये सरकारें हमारे, हम बहुत बड़े फैन थे इनके, और हमने ही बनाया था इनको। और अब हम ये जो तीनों काले कानून है, इनको वापसी करवाने की मांग बड़े सभ्य तरीके से कम भी 20-25 लाख किसान वहां पे दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं। 11-12 दौरों की इन्होंने बात भी करी है हमारे साथ, और अब बातचीत के रास्ते बंद कर दिए। तो फिर हमने भी आंदोलन को थोड़ा सा तेज मैयर साहब, आप बैठे रहे, एक लाठी चली, आप जब हिंसा पर आप लोग आए आगे, तब जाकर के पुलिस ने लाठीचार्ज किया। और दिल्ली की भी अगर आप बात कर रहे हैं, आप यहां अलग अलग जगहों पर नाकों पर बैठ रहे हैं, एक लाठी चली। आप जब हिंसा पर उतारू हो रहे हैं, तब पुलिस संयम बरत रही है और एक सख्ती दिखा रही है हालात को संभालने के लिए। आप समझिए ना इस चीज को। एक लाठी आप बता दीजिए, जब शांतिपूर्ण आप बैठे हैं और एक लाठी चली हो। मैं आपकी बात बिल्कुल सच साबित करता हूं कि दिल्ली बॉर्डरों पर हम बैठे हैं ना, तो वहां पे कोई भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। लेकिन पीपली के अंदर क्या था, हम रैली भी नहीं कर सकते, हम अपनी समस्याएं नहीं रख सकते सरकार के। वहां पे कम से कम भी 2 लाख किसान थे, और वहां पे रैली भी नहीं करने दी। बड़ी मुश्किल से हमने रैली करी है, वहां पे लाठीचार्ज करवाई गई। वो कोई अच्छी, इनकी सरकार की कोई अच्छी सोच थी क्या? हमारे से बात करती, भाई क्या समस्या है, क्या आपका समाधान, हम ऐसे ऐसे करेंगे। अब भी हम सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, बेशक से 4 महीने हो गए हों, लेकिन अब भी हमारे ये जो तीनों काले कानून सरकार कोरोना के आड़ में लेके आई है, इनको वापस ले ले। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू कर दे, किसानों के कर्जे माफ कर दे, किसान आयोग का गठन हो जाए, और किसान को वहां बॉर्डरों से सम्मानित तरीके से घर भेज दे, हम घर आ जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं। वीरेंद्र जी, सम्मान से घर भेजने में देरी क्यों हो रही है? इनके जय जयकार बोलेंगे। मैं बीजेपी से पूछ रहा हूं आपकी बात, किसानों को सम्मान पूर्वक घर भेजने की तैयारी कब होगी, कब उनकी बातों पर विचार होगा? भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार या हरियाणा की हमारी सरकार या हमारा कोई कार्यकर्ता, कोई नेता इस पक्ष में नहीं है कि ये आंदोलन चलता रहे। आंदोलन जब भी चलता है, किसी भी सरकार को या किसी भी सत्ताधारी दल को उसका नुकसान ही होता है, उसका फायदा नहीं होता। असुविधा नागरिकों को होती है जो हो रही है। इसलिए हम निश्चित तौर पर इस पक्ष में हैं कि आंदोलन कर रहे किसान, जो चाहे सिंघू बॉर्डर पर बैठे हैं या कहीं और भी, वे सम्मानजनक तरीके से अपने घरों को लौट जाएं। अब सम्मानजनक तरीका क्या होता है गतिरोध की स्थिति में? गतिरोध की स्थिति में सम्मानजनक तरीका यह होता है कि आपको बातचीत के लिए आमंत्रित किया जाए, दोनों पक्ष आमने सामने बैठकर के बात करें और बातचीत से समाधान निकालें। भारत की सरकार ने 1 दर्जन दौर की बातचीत किसानों के सभी प्रतिनिधियों के साथ तब भी की
जबकि आंदोलनकारियों के वेश में वहां तमाम तरह के खराब तत्व भी बॉर्डर पर खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। वो सरकार को गालियां भी दे रहे थे, वो प्रधानमंत्री को लेकर के भद्दी भाषा बोल रहे थे। उसके बावजूद बातचीत की, और बातचीत में जो सरकार पहलकदमी कर सकती थी वो ये कर सकती थी कि वो अपनी तरफ से कदम बढ़ाए। सरकार ने कहा कि किसानों की मांगों के अनुसार उनको जहां जहां इन कानूनों में कुछ शंकाएं लगती हैं, हम संशोधन के लिए तैयार हैं। किसानों ने जो कहा उन सारे बिंदुओं के अनुसार सरकार ने एक प्रस्ताव दिया कि ये आपकी मांगे हम मान लेते हैं, बदलाव करने के लिए तैयार हैं। कितना बढ़िया अवसर था सम्मान के साथ, जिंदाबाद की भावना के साथ घर लौटने का। लेकिन संकट किसान के मन में नहीं है, संकट असली किसान के मन में नहीं, संकट उन राजनीतिक लोगों के मन में है, उन आंदोलन जीवियों के मन में है जो किसानों के कंधे का इस्तेमाल नहीं, आज घुमा फिरा के नहीं, सीधी बात। सुरेश करोड़ साहब, क्या आप लोग चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो? क्या आप लोग चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो? सुरेश करोड़ जी, बिंदु रह गया जो इन्होंने कहा था। एक सेकंड वीरेंद्र, एक छोटा सा पॉइंट है। अच्छा जल्दी से सुरेश जी थोड़ा सा रुक जाइएगा जी। इन्होंने किसानों के प्रतिनिधि मैयड़ साहब ने, सुरेश जी एक मिनट, सुरेश जी एक पल, सुरेश जी एक मिनट रुक जाए। सुरेश जी मैं सुन लूंगा आपको भी। मैं मैयड़ साहब के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लगभग पूरा हम लागू कर चुके हैं। आप अपनी जानकारी बढ़ा लीजिए। ये कानून किसी भी मायने में काले नहीं है। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। 200 रुपए किसानों के हित ठीक है, 200 रुपए क्विंटल के बढ़ा के आपने स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू करने की बात कर दी, जबकि मोदी जी ने 29 सभाओं में ये बोला था स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे। नहीं, ये तो वीरेंद्र जी है तो तरीका थोड़ा अच्छा थोड़ा ना है जी आपका। और आप संशोधन करने की बात करती है सरकार, तो उसको वापसी ले लो ना। जब ये कानूनों में हमने अच्छे नहीं लगे, जमीन तो थोड़ी बहुत बच रही है वो भी चली जाएगी। किसान कर्ज के बोझ के तले तो वैसे ही दबे हुआ है पहले से ही। नहीं, ये बिल्कुल गलत बोल रहे हैं आप। स्वामीनाथन आयोग इतने झूठ भरे भी मत बनो आप। चीज से लागू हमने किए हैं। नहीं, इसी मुद्दे पे, इसी बेस पे आप सरकार, सभी किसानों ने वोट दिए थे बीजेपी को इसी मुद्दे के ऊपर वोट दिए थे। बीजेपी की सरकार आएगी, किसानों के पहली कलम से कर्जे माफ होंगे, स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, किसानों के अच्छे दिन आएंगे। वो आए तो नहीं आज तक। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रहे हो वीरेंद्र जी, बिल्कुल गलत। मेरा कि स्वामीनाथन को लागू हो लिया, 1.5 गुना समर्थन मूल्य से ज्यादा लागत। ना, कहाँ लागू हो लिया सर? आप कहाँ रहते हो? हरियाणा में नहीं रहते, देश में नहीं रहते क्या? स्वामीनाथन आयोग पता नहीं कहाँ रहते हो। समर्थन मूल्य की बात की थी, हमने लागू कर दिया भाई साहब, हम लागू कर चुके, किसानों को मिल रहा है। 200 रुपए क्विंटल बढ़ा के हो स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट लागू कर दिया। स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट में C2+50 है जी, लागत का 1.5 गुना भाव जो आपने नहीं दिया। स्वामीनाथन में C2+50 था के और नहीं था कुछ उसमें के। स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश सिफारिशें ये सरकार लागू कर चुकी है और संशोधन की गुंजाइश रहती है। तो सुनिए वीरेंद्र जी, अगर कुछ बातें हैं तो उसको कंसिडरेशन में लिया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है, जो बात लगातार कृषि कानून पर भी हो रही। हाँ एक सेकंड, सुरेश रोड जी, सुरेश रोड जी को बहुत रोक चुका हूं मैं। सुरेश रोड जी, मैं ये बात कहना चाह रहा था, बीच में तो बीजेपी के साथी चर्चा करने लग गए। मैं आपको दुरुस्त करना चाहता हूँ आपकी जानकारी को। पीपली में शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे काले कृषि कानूनों के विरोध में एकत्रित हुए किसानों के ऊपर, बच्चे से लेकर बूढ़ों तक के ऊपर सिर्फ हरियाणा पुलिस की ही वर्दी में लाठीचार्ज नहीं किया गया, सुरेश जी, लोग ऐसे थे। राजनीति हो रही है किसान के नाम पर। शंका होती है कि नागपुर के जो अलगाव का केंद्र है, कहीं ना कहीं RSS की डंडे बजाने की हाँ, इटली वाली माता जी और उनका बेटा जो चीन से मदद मांग रहे हैं, वो तो बड़ा पवित्र पावन है। वो राहुल बाबा अमरीका लाठीचार्ज नहीं किया तो नागपुर तो
राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र है कानपुर। हम इटली और जनपद के चंगुल से देश को मुश्किल से निकाल के लाए हैं। इटली वाली अम्मा और उनका बेटा विदेशी तत्वों के हाथ में खुलेआम खेल रहा है। आपको नागपुर से आपत्ति है? नागपुर तो इस देश की राष्ट्रीय शक्ति का केंद्र है। ठीक है वीरेंद्र जी, सुरेश रोड जी, आपसी बयानबाजी में वक्त बेशक निकलता चला जाए, लेकिन मुद्दा जो है वो वहीं रुका हुआ है। और मुद्दा ये कि हिंसा को जगह न मिले आंदोलन में। किसान अपनी बात रख रहा है, उसको सुना जाए और समाधान किया जाए, गतिरोध को दूर किया जाए और वो किसान घर लौटे। वाकई समय निकलता चला जा रहा है, जरूरी है कि उनकी समस्या और गतिरोध को भी दूर किया जाए। ये चुनौती रहेगी न सिर्फ सरकार के सामने बल्कि विपक्ष के सामने भी, क्योंकि हिसाब सबसे लिया जाएगा एक समय के बाद। बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ इस डिबेट में शामिल रहने के लिए, अपनी बात रखने के लिए।